हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ कमल। बेटा, जो हम चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा था कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या चीज़ होता है, क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, क्या होता है एम्ब्रॉय सैक में, मतलब कितने टाइप्स का एम्ब्रॉय सैक में पॉलन ट्यूब्स की एंट्री होती है। हमने उस चीज़ को कम्प्लीटली समझ लिया है। होप वो अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। बेटा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म का बनना, और एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म को देखेंगे। बेटा, एक एक करके हम समझेंगे। बहुत आसान है, सिंपल है, सबको आसान, सारी चीज़ें आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की यहाँ पर। बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, हमने आपको पहले ही बताया कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है या फिर 3 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होता है। तो 2 सेल्ड स्टेज क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। हम पढ़ चुके हैं इसको। तो एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। तो वेजिटेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि जनरेटिव सेल एक बार फिर से माइटोटिक डिवीजन करके 2 जनरेटिव सेल बना लेती है। तो कहने का मतलब है कि एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं और दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। तो वो चीज़ हम समझ चुके हैं बेटा, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि ये पॉलन ग्रेन है, ठीक ना, ये एम्ब्रॉय सैक है, ये पूरा का पूरा ये एम्ब्रॉय सैक है, ठीक ना। यहाँ पर ये 3 सेल क्या होती हैं, वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं। बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक ना, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं जिस सेल्स में होते हैं, वो सिनर्जिड सेल कहलाती हैं। उसके बाद एक तीसरी सेल्स होती है बेटा, एक तीसरी सेल्स होती है जिसको हम एग सेल कहते हैं। ये वाली जो एग सेल है बेटा, ठीक ना, ये वाली जो एग सेल्स हैं, इसी को फर्टिलाइज करना है और इसको फर्टिलाइज करना है, सेंट्रल न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है, जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है बेटा, ठीक ना। तो अब आपको इतना तो पता होगा कि पॉलन ट्यूब बनाता हुआ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है बेटा, ठीक ना। पॉलन ट्यूब बनाता हुआ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है। तो पॉलन ट्यूब सबसे पहले किस में एंट्री करेगा बेटा, हमने आपको बताया ही है कि पॉलन ट्यूब सबसे पहले एंट्री करता है इस सिनर्जिड सेल में। इसी सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में पॉलन ग्रेन एंट्री करता है, और इतनी तेज एंट्री करता है कि ये सिनर्जिड सेल बिल्कुल रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसी सिनर्जिड सेल में दो मेल गैमेट होते हैं, वो दोनों के दोनों मेल गैमेट्स, जनरेटिव सेल, नॉट वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल रास्ते में ही खत्म हो जाती है। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो यही रास्ते में ही वो खत्म हो जाती है। तो क्या होगा कि जब ये जनरेटिव सेल्स यहाँ पर एंटर करती हैं साइटोप्लाज्म के, किसके साइटोप्लाज्म बेटा, जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिलीज कर दी जाती हैं। तो क्या होगा, तो जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी जाती हैं, तो ये रप्चर हो चुका होता है। दो मेल गैमेट यहाँ पर आ चुके होंगे बेटा। 2 मेल गैमेट्स में एक मेल गैमेट्स मूव कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की ओर, और एक मेल गैमेट एक सेल की ओर मूव कर जाएगा। बात को समझिएगा बेटा, फंडामेंटल को समझिएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, ये जनरेटिव सेल्स हैं, ये दोनों कौन से सेल्स हैं बेटा, ये दोनों जनरेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव सेल हैं, यानी ये क्या है बेटा, ये आपके मेल गैमेट है, ठीक ना, मेल गैमेट है, ठीक ना। ये जनरेटिव सेल है, दोनों के दोनों मेल गैमेट है। अब क्या होगा बेटा, मेल गैमेट अंदर पहुंच चुके हैं, कहां पर एंट्री करेंगे बेटा, भूलिएगा मत, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं और सिनर्जिड सेल को रप्चर कर देते हैं। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर एक मेल गैमेट मूव कर जाएगा किधर की ओर, पोलर न्यूक्लियाई की ओर, और एक मेल गैमेट्स यहाँ पर रहेगा एग सेल की ओर। तो जो एग सेल एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, जो यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये पहले आपस में फ्यूज होकर के ये डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। समझिएगा बात को, ये आपस में पास होते हैं और आपस में फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं, और आकर के ये एक मेल गैमेट्स आकर के जब इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये
ट्रिप्लॉइड हो जाएगा बेटा, ठीक ना, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एक फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, एक फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसी को, ठीक ना। इस फंडामेंटल को बेटा आप दिमाग में रख लीजिए बेटा। आइए देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को हम नोट भी कर लेते हैं। इस चीज को बेटा आप समझ गए होंगे, तो इसको आप बना भी लीजिएगा इस डायग्राम को बेटा, ठीक ना, मिटा देना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन को देखते हैं वो क्या होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए आगे देखिए इसमें क्या चीज होता है बेटा, द पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू, द पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू, कहां पर बेटा, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स, ठीक ना, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स, ठीक ना। वो सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती हैं बेटा, ठीक ना, रिलीज कर देती हैं। फिर क्या होगा, 2 मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट्स मूव्स टूवर्ड्स द, किधर जाएगा बेटा, एक मेल गैमेट्स जाता है बेटा एक सेल की ओर, और दूसरा मेल गैमेट्स चला जाता है सेंट्रल न्यूक्लियाई की ओर, जो सेंट्रल सेल में जहां पर पोलर न्यूक्लियाई होता है बेटा। मूव्स टूवर्ड्स द एक सेल व्हाइल सेकंड मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द सेंट्रल सेल, वो सेंट्रल सेल की ओर वहां पर वो पहुंच चुका बेटा, चला गया वहां पर, ठीक ना। क्लियर, नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, ठीक ना। एक मेल गैमेट्स चला गया है कहां पर, एक मेल गैमेट चला गया है बेटा एक सेल की ओर चला गया है, एक मेल गैमेट चला गया है सेंट्रल सेल की ओर चला गया है। ये चीज इतना आपको समझ में आया बेटा। अब क्या होगा, जो मेल गैमेट एक सेल के साथ गया है वहां पर जो फ्यूजन होगा, तो यहां पर 2 इवेंट होंगे। एक पहला इवेंट होगा बेटा सिंगैमी, सिंगैमी में क्या होता है, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल, पहला मेल गैमेट और एग सेल के साथ जब फ्यूजन होगा तो ये बेटा बनाता है क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा, सिंगैमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझे रहिएगा बेटा। डबल फर्टिलाइजेशन में दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। एक क्या होगा बेटा, एक जो एग सेल के साथ फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं, और एक जो सेंट्रल न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके साथ जो फ्यूजन होता है उसको हम बेटा ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक ना, उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये मेल गैमेट बेटा हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, इतना तो आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगा स्पोरोजेनेसिस में, ठीक ना। तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस में एग सेल का फॉर्मेशन हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा जाइगोट बनाएगा, ठीक ना, जाइगोट। कैसा जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, ठीक ना बेटा, दिख रहा है, हाँ ठीक ना, जाइगोट बनाएगा। और जो दूसरा इवेंट होगा बेटा, दूसरा इवेंट होगा वो होता है बेटा क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो बेटा ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थे, और हैप्लॉइड होने की वजह से पहले वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूज हो गए तो फ्यूजन हो गया ना, डिप्लॉइड हो गया ना, फिर एक मेल गैमेट जो बचा हुआ है वो जाकर के उस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ वो भी फ्यूज हो जाएगा, तो 3 फ्यूजन हो गया। इस वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, प्लस किसके साथ जाएगा बेटा, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा, ठीक ना, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा।
तो ये सेकंड मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड ही होगा बेटा। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होगा बेटा, भूलिएगा मत, क्योंकि हैप्लॉइड थे वो पहले फ्यूज हो चुके हैं, फ्यूज होने के बाद वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं। तो सेकंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों के फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो याद रखिएगा, उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं बेटा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट में इसको पेन कहा जाता है, ठीक ना, पेन, शॉर्ट में इसको पेन कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको कहते हैं बेटा, भूलिएगा नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ठीक ना। चलो, ये आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाला फंडा बेटा क्लियर हो गया होगा। अब बताइए पेन की प्लॉइडी क्या होगी? पेन की प्लॉइडी होगी ट्रिप्लॉइड, ठीक ना। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कैसा होगा बेटा? ये ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक ना, ये ट्रिप्लॉइड होगा। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन में ये चीज़ तो हमने देख लिया बेटा। अब इसमें जो जाइगोट है वो जाइगोट एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक ना, जाइगोट एम्ब्रॉय बनाएगा, और पेन जो है बेटा वो एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक ना। जाइगोट जो है वो एम्ब्रॉय बनाएगा और पेन जो है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बेटा वो एंडोस्पर्म बनाता है। समझिएगा बेटा, जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक ना, एम्ब्रॉय बनाएगा। और पेन क्या बनाएगा बेटा? पेन बनाता है बेटा, पेन एंडोस्पर्म बनाता है। एक एक को समझेंगे बेटा, एम्ब्रॉय को समझेंगे, एम्ब्रॉय को भी समझेंगे और एंडोस्पर्म को भी समझेंगे, दोनों चीज़ों को हम समझेंगे बेटा। डोंट वरी, सब कुछ बिल्कुल आसान सा समझ में आएगा बेटा, ठीक ना। देखो बेटा, इसमें जो चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होता है, यानी एक बेटा पहला मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के पेन बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन takes place in embryo, since take place in embryo sac, hence it is called डबल फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन को भी याद रखिएगा बेटा, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ठीक ना। इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो फर्टिलाइजेशन हुआ ना। अब देखिएगा यहाँ पर एक ही मेल गैमेट था, मतलब पॉलन ग्रेन तो एक ही था और एम्ब्रॉय सैक भी एक ही था, लेकिन उस पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बन गए और यहाँ एम्ब्रॉय सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड तो था ही। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड में से जो एग सेल था उसको फर्टिलाइज कर दिया और पोलर न्यूक्लियाई जो 2 थे उसको फर्टिलाइज कर दिया, उसके साथ फ्यूज हो गया। तो हुआ ना यहाँ पर दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, चलो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम आगे देखेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे बेटा कि एंडोस्पर्म क्या चीज़ होता है। ठीक ना, एंडोस्पर्म क्या चीज़ होता है उसको एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक, चलिए देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 देखिएगा बेटा। ठीक ना, जो डायग्राम है बेटा, डायग्राम हम जब एम्ब्रॉय पढ़ेंगे तब उस डायग्राम को समझेंगे बेटा। ठीक ना, अभी इस डायग्राम को अवॉइड कीजिए, अभी हम सिर्फ एंडोस्पर्म को देख रहे हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अभी उसको जब हम एम्ब्रॉय जब पढ़ने लगेंगे ना तो उसको समझेंगे बेटा। ठीक ना, देखिए क्या लिखा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को देखना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीज़ें शामिल होती हैं बेटा। ठीक ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीज़ें शामिल है। ठीक ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीज़ें शामिल है बेटा। पहला होता है बेटा एंडोस्पर्म का बनना। एंडोस्पर्म किससे बनेगा बेटा, पेन से बनेगा। ठीक ना, एंडोस्पर्म का बनना, और जो जाइगोट बना हुआ है उस जाइगोट में एम्ब्रॉय का, उस जाइगोट से एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होना। क्या होना बेटा, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया था। उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पूरा का पूरा फंडा समझ लिया।
यहाँ पर हमने फर्टिलाइज भी कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बन गया, और जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद की घटनाओं को हम पढ़ेंगे, जाइगोट बनने के बाद की घटनाओं को हम देखेंगे, तो उसको कहते हैं क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको पता ही है कि क्या होगा बेटा, एंडोस्पर्म का बनना और एम्ब्रॉय सैक का एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होना, नॉट एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय सैक में कंफ्यूज मत होना बेटा। एम्ब्रॉय सैक मेल गैमेटोफाइट की बात करता है, और एम्ब्रॉय क्या है, वो फर्टिलाइज्ड ओयूल होता है। एम्ब्रॉय क्या होता है, वो फर्टिलाइज्ड ओयूल होता है, ठीक ना। तो एंडोस्पर्म को कौन बनाएगा बेटा, पेन बनाएगा। एम्ब्रॉय को कौन बनाएगा, एग बनाएगा, ठीक ना, एग बनाएगा। फिर दूसरा इवेंट क्या होता है बेटा, दूसरा इवेंट क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओयूल, मैच्योरेशन ऑफ ओयूल एंड ओवरी। अब देखो बेटा, जो ओयूल है, ओयूल फर्टिलाइज्ड हो चुका है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, सीड में परिवर्तित हो जाएगा। जो ओवरी है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, फ्रूट में परिवर्तित हो जाएगी। आगे देखेंगे बेटा, ठीक ना। फर्टिलाइज्ड ओयूल जो है, फर्टिलाइज्ड ओयूल जो है वो सीड बना लेता है, और फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है वो फ्रूट बना लेगी बेटा। फंडा एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक ना। अब हम सबसे पहले देखेंगे बेटा एंडोस्पर्म को देखेंगे, फिर बाद में एम्ब्रॉय को देखेंगे, ठीक। एक एक करके एक स्टेप वाइज सीक्वेंशियल पैटर्न पे आप ऐसे चलते रहिए, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेन में रखिएगा बेटा। नोट्स तो जो बना रहे हो बना ही रहे हो, लेकिन एग्जाम में अगर कोई जाता है ना तो वो सिर्फ आपका ये ब्रेन जाता है, ठीक। नोट्स तो क्विक रिवीजन के लिए तो सही होता है, लेकिन एग्जाम में ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि आप क्या सीख करके गए हो, उसमें क्या स्टोर करके गए हो। तो इसलिए ब्रेन की जो मेमोरी सेल्स है ना, उसमें सेव किया करो इस सारी चीज़ों को, सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक ना। चलो बेटा, अब देखते हैं हम लोग एंडोस्पर्म को देखते हैं बेटा, ठीक ना। एंडोस्पर्म, व्हाट इज एंडोस्पर्म, क्या चीज़ है बेटा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अब देखो बेटा एंडोस्पर्म क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी भी पहली लाइन में ही साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। आप समझिएगा बेटा, इसी लाइन को मैं लिख रहा हूँ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, व्हाई, ऐसा क्यों पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, क्यों जाइगोट पहले नहीं डेवलप होगा। जाइगोट भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं होगा बेटा। जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए उसको फूड चाहिए होगा, उसको खाना चाहिए होगा, इस वजह से जाइगोट थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में जाता है फर्टिलाइज होने के बाद। लेकिन फर्टिलाइज जो पेन है, पेन वो तुरंत वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पेन के पास क्या होता है बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो पोलर न्यूक्लियाई को आपका सेकंड मेल गैमेट जो फर्टिलाइज किया हुआ है, उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है, इस वजह से उसका मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अगर वो मल्टीप्लाई कर जाएगा तो जो आपका जाइगोट है, जाइगोट जब एम्ब्रॉय में परिवर्तित होगा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट, जो फूड की रिक्वायरमेंट होगी, वो एंडोस्पर्म उसको पूरा करता रहेगा। इस वजह से पहले किस चीज़ का जरूरत होता है बेटा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जरूरी होता है बेटा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये एक एंडोस्पर्म है, बात को समझिएगा बेटा, ये क्या है, एंडोस्पर्म। अभी तो एंडोस्पर्म है नहीं, अभी क्या है, पेन है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अभी सिर्फ समझिएगा बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो क्या करेगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या करेगा, लगातार डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड करता है बेटा, माइटोटिकली डिवाइड करता है, और सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भी देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। थोड़ा सा वर्ड में यहाँ पर छोटा लिखा हूँ बेटा, बोल दे रहा हूँ, न्यूक्लियर डिवीजन, क्लियर होगा बेटा, ठीक ना, न्यूक्लियर डिवीजन। और किस प्रकार के डिवीजन ये कर रहा है बेटा, ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ठीक ना, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। अब क्या करेगा, ये लगातार 2 से 4, 4 से 8 कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करते करते क्या होगा बेटा, ये बढ़ता चला जाएगा। और यहीं ऊपर बेचारा कौन रहेगा, ठीक ना, ऊपर कौन रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड की ओर, यहाँ पर कौन रहेगा, एम्ब्रॉय आपका। बाकी तो सिनर्जिड तो शहीद हो चुके हैं, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, एम्ब्रॉय। जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर बनाया है, ये क्या है बेटा, ये एम्ब्रॉय है, ठीक ना, ये एम्ब्रॉय है। अब क्या होगा, अगले स्टेज पर क्या होगा बेटा, ये
इसके जो न्यूक्लियस है ना, इसके न्यूक्लियस जो है पेरीफेरल ऐसे अरेंज्ड होते चले जाएंगे, ठीक ना, पेरीफेरल ऐसे अरेंज्ड होते चले जाएंगे। ये इसके न्यूक्लियस यहाँ पर पेरीफेरली अरेंज होते चले गए। और एम्ब्रॉय क्या करेगा, अब एम्ब्रॉय थोड़ा सा डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना, एम्ब्रॉय थोड़ा सा अपना डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब क्या किया, अब एम्ब्रॉय नीचे की ओर ही डेवलपमेंट करेगा। नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि इसको तो खाना तो यहीं मिलने वाला है ना। खाना क्यों इसको यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये फ्री एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट है, इनके पास ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा, ठीक ना। फिर क्या होगा, अगले स्टेज पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे एंडोस्पर्म यहाँ पर बन करके यहाँ पर ये तैयार हो जाते हैं बेटा। अब इस एंडोस्पर्म में एक साइटो मतलब एक वाल भी डेवलप हो जाता है बेटा, ठीक ना, वाल भी डेवलप हो जाते हैं कुछ समय बाद। अभी यहाँ पर देखिएगा, अभी तो ये अभी यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, नीचे लिख रहा हूँ बेटा। अभी यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जाइगोट होगा ही। जाइगोट अब थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ेगा बेटा, ठीक ना, जाइगोट यहाँ पर ये नीचे की ओर बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक ना, जाइगोट यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है नीचे की ओर जाता है। जब भैया जा नीचे की ओर जा उधर ही तुमको खाना मिलेगा। तो जैसे नीचे की ओर ऐसे दबता चला आता है, झुकता चला आता है, भाई जिसको भूख लगेगी तो क्या करेगा, खाने के लिए तलाश में तो कहीं ना कहीं भटकेगा ना। तो ये वही काम कर रहा है, ये जो जाइगोट है ना, जो ये एम्ब्रॉय है ना, जाइगोट नहीं अब एम्ब्रॉय, क्योंकि मल्टीप्लाई शुरू कर दिया है इसने, तो ये नीचे की ओर आता रहेगा। देखो यहाँ पर जैसे ही नीचे की ओर ऐसे धक्का लगाते हुए चलाएगा। क्यों चलाएगा, अभी इसके जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें सस्पेंसर होता है, हॉस्टोरिया होता है, वो सस्पेंसर ही हेल्प करता है कि जा भैया जा नीचे की ओर जा और तुमको ढेर सारा फूड मिलने वाला है बेटा, ठीक ना, ढेर सारा। हाँ बेटा चलो, पता नहीं कहाँ से ऐसे एक आवाज आई, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, अगले स्टेज पे क्या होगा बेटा, जो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ऐसे किनारे की ओर इनके ऊपर वाल डेवलप हो जाएगा, ठीक ना, वाल डेवलप हो जाएगा। तो ये कौन से एंडोस्पर्म बन जाएंगे, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, अब ये एक सेल का रूप धारण कर लेंगे। तो इस वजह से इनको क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और कुछ बीच में यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पर पहले से ही पड़े रहेंगे, ठीक ना, पहले से ही पड़े रहेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉय है बेटा, एम्ब्रॉय यहाँ पर ये आ चुका होता है, ठीक ना, एम्ब्रॉय यहाँ पर ये इनका आ चुका होता है, ये एम्ब्रॉय, ठीक ना, ये एम्ब्रॉय इनका यहाँ पर आ चुका। तो अब क्या मिलेगा, अब इनको यहाँ पर मिल रहा है क्या, ढेर सारा फूड मिल रहा है, ढेर सारा खाना पीना मिल रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा, ढेर सारा यहाँ पर खाना मिल रहा है। अब जैसे ही नीचे आएंगे इनको ढेर सारा फूड मिलता रहेगा, एम्ब्रॉय अपना बिंदास एकदम डेवलपमेंट करता हुआ चला जाएगा बेटा। क्लियर बेटा, बना लीजिएगा इसको, ठीक ना। ये एम्ब्रॉय का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो बना लीजिएगा। अभी मैं बताता हूँ कि कितने टाइप्स का एंडोस्पर्म है, क्यों होता है ये। तो जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने बताया था वो तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया है, एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर ऑलरेडी नोट करके रखा है बेटा, ठीक ना। ये चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म पे, ठीक ना। अब ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एनसीईआरटी ने नहीं दिया है बेटा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ओके। इस वजह से हमें घबराना नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक। सेफ जोन नहीं ढूंढना बेटा। एक चीज़ मैं पहले बार मैं कहता हूँ कि कभी भी आप सेफ जोन मत ढूंढा करो। आप लड़ाई करने जा रहे हो, तो जब लड़ाई करने जाते हो तो उसमें आप सेफ जोन थोड़ी नहीं ढूंढते हो, उसमें आप बिल्कुल 100% क्या करते हो, प्रिपेयर होके जाते हो, ताकि हमको लड़ाई जीत के आना है। अब ऐसा नहीं कि बस हाँ किसी तरीके से लड़ाई ख़त्म हो जाए, ऐसे कोई थोड़ी ना लड़ाई है। हम युद्ध में जा रहे हैं, तुमको जीतना है यार, इस वजह से सेफ जोन नहीं ढूंढना है, हमें वेल प्रिपेयर करना होगा, मेंटेन रखना होगा अपने आप को, ठीक ना। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म को देखेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म को देखेंगे, ये एंडोस्पर्म के टाइप्स को देखेंगे बेटा। चलिए, ठीक ना, चलिए अब क्या चीज़ है बेटा, एंडोस्पर्म को टाइप को देखते हैं, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development, the endosperm is
थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा? एक है बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक, या फिर इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक ना, या तो इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बेटा फॉन्ट थोड़ा सा मेरा छोटा रहता है और मैं इस वजह से बोलता भी रहता हूं कि आप इसको लिख लिया करो बेटा, ठीक ना। दूसरा है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हैलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक ना, हैलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक ना। देखो हैलोबियल एंडोस्पर्म आप पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा करके देखोगे ना, तो ये हैलोबियल एंडोस्पर्म बेटा एग्जाम में पूछा गया है बेटा। थोड़ा सा ये इंक इसमें कम हो गई है, थोड़ी सी इंक को डाल लेते हैं बेटा, एक एक करके समझेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, हैलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। बहुत आसान है बेटा, सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को देखेंगे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम डिटेल करते हैं बेटा, ठीक ना। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हमारे पास जगह कम है, इस वजह से बार बार मिटाना पड़ता है बेटा, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में, इसको हम समझेंगे बेटा, ठीक ना। देखो बेटा इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा समझिएगा बेटा, आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है, ठीक। मैंने कहा कि ये यहाँ पर एक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक ना, प्राइमरी, क्योंकि शुरुआत तो एक ही सेल से होती है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको सेकंड मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया है, ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर हुआ है, ठीक ना, ट्रिप्लॉइड है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। अब क्या करेगा, ये लगातार माइटोटिकली डिवाइड करेगा। अब ये मत कहिए इसमें जाएगा, यहाँ पर जो है एम्ब्रॉय होगा बेटा, ठीक ना, मैं एम्ब्रॉय बार बार मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दो गैमेट बना लेगा, दो गैमेट नहीं, दो न्यूक्लियस बना लेगा, नॉट गैमेट, दो पेन बना लेगा, ठीक ना, दो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना लेगा, दो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा, नॉट प्राइमरी, नॉट पेन, ये पेन ये रहेगा, ठीक ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये है और दो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यहाँ पर ये बन जाएंगे। फिर क्या करेगा, फिर अगले स्टेज पे क्या होगा बेटा, अगले स्टेज पे यहाँ पर ये ढेर सारे यहाँ पर ये फ्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि फ्री से मतलब यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर कोई वाल की कवरिंग ना हो, इसके ऊपर कोई वाल की कवरिंग हो जाएगी तो ये सेल बन जाएगा, तो सेलुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जब ये न्यूक्लियस इसका फ्री हो बेटा, ठीक ना, फ्री हो तो फ्री होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, अभी हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक ना, फ्री न्यूक्लियर। यानी क्या इसमें क्या होगा बेटा, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जब अभी समझिएगा, अभी क्या होगा, अब अगले स्टेज पे क्या होगा, उसी तरह का समझिएगा बेटा, इसको हम एंडोस्कोपिक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं, एंडोस्कोपिक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं बेटा, ठीक ना, इसको हम एंडोस्कोपिक या एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, एंडोस्कोपिक एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, जब एम्ब्रॉय पढ़ेंगे तब समझेंगे बेटा, अभी एम्ब्रॉय पे हम नहीं जाएंगे, ठीक ना। चलो देखो फिर क्या होगा, अभी ये पेरीफेरी आ गया है, अगले स्टेज पर क्या होगा बेटा, ये पेरीफेरी तो प्रेजेंट रहेगा ही, पेरीफेरी तो यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा, ढेर सारे फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर बीच में छोड़ दिए जाएंगे, ढेर सारे बीच में फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे। और जो पेरीफेरल न्यूक्लियस है, इस पेरीफेरल न्यूक्लियस पर क्या होगा, इस पेरीफेरल न्यूक्लियस पर वाल का डेवलपमेंट हो जाएगा, फाइनली वाल का डेवलपमेंट होगा, शुरुआत में नहीं होगा, फाइनली वाल का डेवलपमेंट हो जाएगा और ये सेलुलर बन जाएंगे। जब फाइनली वाल का डेवलपमेंट होगा तो कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर हैं, कुछ न्यूक्लियस फ्री रहेंगे,
समझ में आ रहा है ना, कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर फ्री रहेंगे, इस वजह से इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये सेल वाल कब जाकर के डेवलप होता है, लास्ट में डेवलप होता है, जब एम्ब्रॉय काफी हद तक डेवलप हो जाता है तब, ठीक ना। और इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है कॉटन, जी मेज का मतलब बेटा वही मेज, मक्का, ठीक ना, मेज, ठीक ना, जी मेज, मक्का, और कैप्सेला, ठीक ना, कैप्सेला, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब पॉलीपेटलस हैं, ठीक ना, पॉलीपेटलस। ये पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस क्या है बेटा, ये मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, 11th का हिस्सा है ये, ठीक, क्लास 11th में था ये। पॉलीपेटलस क्या है, गैमोपेटलस क्या है, ठीक। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या चीज होता है। अब देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में हम ऐसे ही समझ लेते हैं बेटा, इसी डायग्राम में हम सेलुलर एंडोस्पर्म को समझ लेते हैं, ठीक। चलो सेलुलर एंडोस्पर्म को समझ लेते हैं इसी डायग्राम में। आप दूसरा बनाइएगा बेटा, पहले वाले से ही काम मत चलाइएगा, आप दूसरा बनाइएगा, ठीक ना। दूसरा, पहला वाला हो गया फ्री न्यूक्लियर, अब दूसरा लिखिएगा सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक ना, सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसे ही एक तो माइक्रोपाइलर एंड होगा जहां पर जाइगोट होगा, ठीक ना, दूसरा चलाजल एंड होगा, यहां पर चलाजल एंड होगा, ठीक ना। ये क्या है बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, जहां पर जाइगोट होगा वो माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो क्या होगा, सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में फ्री विरी कुछ नहीं होता है। जैसे 1 से 2 बनेगा ना, एक यहां पर बीच में यहां पर एक रेखा खींच जाएगी, 2 चैम्बर बन जाएंगे। एक चैम्बर बना, कौन सा चैम्बर, माइक्रोपाइलर चैम्बर बन गया, माइक्रोपाइलर चैम्बर बन गया। एक ये वाला चैम्बर कौन सा बनेगा, चलाजल चैम्बर बनेगा, चलाजल चैम्बर बनेगा, ठीक ना। एक माइक्रोपाइलर चैम्बर बन जाएगा बेटा, एक चलाजल चैम्बर बन जाएगा। और आपको क्या खासियत दिखाई दे रही है, यहां पर एक सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर एक सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब यहां पर सेलवाल का फॉर्मेशन हो गया तो हो गया ना यार सेलुलर न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर की तो बात ही खत्म। कितना सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक ना। सेलवाल का फॉर्मेशन हो गया। अब अगले स्टेज पे क्या होगा, अगले स्टेज पे सब पे सेलवाल चढ़ जाएगी, ठीक ना, सब पे सेलवाल लग जाएगी। और जो बीच में भी होंगे उन पर भी सेलवाल लग जाएगी, ठीक ना, जो बीच में होंगे उन पर भी सेलवाल लग जाएगी, ठीक ना। ये देखो जितने भी न्यूक्लियस होंगे सब पर क्या लग गया, सेलवाल लग गया। तो हो गया यार ना 100% सेलुलर, एक तो फ्री नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है। अरे देखो इधर पहले ध्यान से, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, पता चलता रहता है हमको, ठीक ना, क्या कर रहे हो। क्या होगा यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म ये इस प्रकार का होता है, यानी कि एक भी न्यूक्लियस इसका फ्री नहीं रहेगा, इट मीन्स इट इज ए सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर बेटा फंडा, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं बेटा, ठीक ना, इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखेंगे तीसरा हेलोबियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, हेलोबियल, इसी में तो बनाना चाहिए था यार मुझे, बेवजह मिटा दिया, ठीक। तीसरा देखते हैं बेटा हेलोबियल। हेलोबियल क्या चीज है, वो भी बहुत आसान है बेटा, ठीक ना। हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, इट इज intermediate between free nuclear and cellular endosperm, यानी इन दोनों के बीच का है। ऐसा का बताते हैं, ऐसा का इसमें क्या चीज होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो हेलोबियल वाला होता है, हेलोबियल वाले में समझिएगा, हेलोबियल वाले में जो बीच में यहाँ पर जो ये पेन होता है ना, ये, ठीक ना, ये जो पेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये पेन डिवाइड करेगा, इसमें भी 2 चैम्बर बनेंगे, एक ये चैम्बर बन जाएगा, एक ये चैम्बर बन जाएगा। बट चैम्बर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अनइक्वल होगा। यहाँ पर एक कौन सा चैम्बर होगा जो ऊपर की ओर होगा, वो माइक्रोपाइलर होगा,
और ये जो नीचे है कौन सा है, ये चलाजल है, चलाजल चैम्बर। 2 चैम्बर यहां पर बन गए। तो इसमें अंतर क्या होगा बेटा, अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा बेटा, पहला तो सेलुलर यहां पर आपको दिख गया, दूसरा कि अगले स्टेज पर क्या होगा, अगले स्टेज पर यहां पर ये 1 या 2 न्यूक्लियस डिवाइड करके ये रह जाएगा, एक सेल के रूप में रह जाएगा। जबकि माइक्रोपाइलर पर जो 1 न्यूक्लियस ये बचा है, ये लगातार डिवाइड करके ये फ्री न्यूक्लियर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, फ्री न्यूक्लियर के रूप में यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा। तो अब आप इसको देख करके बता सकते हो कि ये क्या है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक ना। और ये कैसा एंडोस्पर्म है, ये है सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक ना, सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक ना, सेलुलर एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। तो हुआ ना दोनों के बीच का, क्लियर, ठीक ना, हुआ ना दोनों के बीच का, ठीक। चलो बेटा, ये हैलोबियल एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। बेटा एक काम कीजिएगा बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल, भूल गया था बेटा बताना, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल पिट्यूनिया एंड धतूरा, ठीक ना, पिट्यूनिया धतूरा, गैमोपेटलस होते हैं बेटा, पिट्यूनिया और धतूरा, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक ना, नोट किए रहिएगा बेटा। सेलुलर एंडोस्पर्म का, हैलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा, हैलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल इरोमुरस, इरोमुरस। आप कहोगे ये क्या चीज़ है इरोमुरस, ये बेटा एक सुंदर सा एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक ना, थोड़ा टाल फ्लावर रहता है, एक हर्बीय प्लांट है, एक हर्ब्स प्लांट होता है बेटा, ठीक ना, एक काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। कभी गूगल करोगे देखोगे ना, इसमें वाइट येलो कलर का इसमें फ्लावर होते हैं, ठीक, अपने आसपास नहीं देखने को मिलता है, ठीक। चलो, तो ये 3 प्रकार के जो एंडोस्पर्म थे वो हमने बेसिकली इसको समझ लिया बेटा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हमारा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही है कि जो एंडोस्पर्म जो आप नारियल में देखते हो, ठीक ना, जो आप नारियल में देखते हो, तो नारियल में कौन सा एंडोस्पर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि नारियल में कौन सा एंडोस्पर्म होता है, बताइए। जो नारियल का आप लोग पानी पीते हो, जो नारियल का पानी पीते हो, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म ही होता है, बट वो फ्री न्यूक्लियर होता है। फ्री न्यूक्लियर होगा तभी तो वो वाटरी फॉर्म में रहेगा। अगर उस पर सेल वॉल डेवलप हो जाएगी तो एक पेरीफेरल जाकर के अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, समझिएगा। अभी बताते हैं बेटा, अभी तो थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंडोस्पर्म के, वो बता देते हैं, फिर कोकोनट पे आते हैं बेटा, ठीक ना। अभी नारियल फोड़ते हैं सर पे आप लोगों के, क्या चीज़ होता है नारियल, अभी नारियल का पानी भी पिलाते हैं, ठीक। उसमें फैट होता है, विटामिन बी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होता है बेटा उसमें, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एंडोस्पर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एंडोस्पर्म, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को बेटा हम नोट करते हैं, ठीक ना। ये आता है आपका एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट में आएगा बेटा, ठीक ना, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में टॉपर्स बनाते हैं, ठीक ना, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में। इसमें सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या चीज़ है बेटा, रूमिनेट एंडोस्पर्म। पहला देखेंगे रूमिनेट एंडोस्पर्म, ये क्या चीज़ है बेटा, ये एंडोस्पर्म टाइप मत पूछेगा, टाइप पे मत जाइएगा बेटा, ठीक ना, टाइप पे मत जाइएगा। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको हम नोट भी करते चलेंगे बेटा, ठीक ना। मैच्योर एंडोस्पर्म विथ इरेगुलर, मैच्योर एंडोस्पर्म विथ, एंडोस्पर्म की मेच्योरिटी की बात है, वो डेवलपमेंट के आधार पर मैंने 3 बताया था, जो फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल। यहाँ पर ये एंडोस्पर्म जब डेवलप हो जाता है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक ना। मैच्योर एंडोस्पर्म विथ इरेगुलरिटी एंड अनइवननेस,
इवेननेस, ठीक ना, एंड अनइवननेस इन इट्स सरफेस, इन इट्स सरफेस आर कॉल्ड रूमिनेट एंडोस्पर्म। ये रूमिनेट एंडोस्पर्म कहलाता है बेटा, ठीक ना। इट इज फाउंड इन 32 families of angiosperm, 32 families of angiosperm, ठीक ना, 32 families of angiosperm, ठीक ना। एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा बेटा, बीटल नट, सुपारी जिसको कहते हो यार, सुपारी, ठीक ना। घर में दादी दादा घर में किसी ना किसी को तो खाते ही होंगे ना सुपारी। अब सुपारी को लीजिएगा, उसको काटिएगा, ठीक ना, काटने वाला सरौता होता है उसको, ठीक ना, सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद होगी। दादी एक थैली रखी होगी, उसी थैली को उठाना, मेरे दादाजी तो खाते थे एंड ही इज़ नो मोर दिस टाइम। तो वो एक थैली रखते थे, उसी थैली में उनको सुपारी होता था, चूना होता था, चुनौटी जिसको कहते थे, सारी चीज़ें उसमें मौजूद रहती थी बेटा, सब कुछ उसमें होता था। अब उसमें एक्चुअल में होता क्या था, जब आप सुपारी को काटोगे ना तो ऐसे बीच में एंडोस्पर्मिक कैविटी दिखाई देगी, ठीक ना, बीच में थोड़ा सा एंडोस्पर्मिक हालो दिखाई देगा और ऐसे सफ़ेद दिखाई देगा, ऐसे सफ़ेद आपको यहाँ पर कुछ सफ़ेद दिखाई देगा। तो ये सफ़ेद जो दिखाई देता है बेटा, वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म ही होता है। जो आप सुपारी काटते हो तो सुपारी को जब आप देखोगे ना तो उसके अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, अभी निकाल करके खाओगे ना तो मीठा आएगा। क्यों? क्योंकि भाई तो उसमें यार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें तो मौजूद होती है। था तो वो एक रिजर्व फूड मटेरियल ही, तो वो क्या होगा बेटा, वो मीठा तो आएगा ही टेस्ट में। तो वो इरेगुलर होता है, ठीक ना, इरेगुलर होता है, अनइवननेस होता है, और उसकी सरफेस पर होता है बेटा, ठीक ना, अंदर उसकी सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। तो अंदर जो आपको ये यहाँ पर जो ये सफ़ेद वाला हिस्सा ये वाला दिखाई देता है ना सुपारी में, वो क्या होता है बेटा, वो एंडोस्पर्म ही होता है, जो पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा, भूलने का नहीं बेटा ये सारी चीज़ें, ठीक ना, इसको हम रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। अब अगला टर्म्स कौन सा है बेटा, अगला है मोज़ेक एंडोस्पर्म, ठीक ना, अगला है मोज़ेक एंडोस्पर्म, इसको भी समझ लेते हैं। मोज़ेक एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म, बगल में शादी होने वाली हो रही है यार, पटाखे पे पटाखे फोड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए शांत हुआ तो मुझे लगा कि अब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पता नहीं कितने पटाखे फोड़ते हैं, होता है, लोगों की अपनी अपनी खुशी होती है। मोज़ेक एंडोस्पर्म, ठीक ना। चलो, इन सम केसेस द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म, नोट करते जाइएगा बेटा, इन सम केसेस द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म, टिश्यू ऑफ, पटाखों की आवाज़ से आप मत डाइवर्ट होना, ठीक ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं ना डाइवर्ट हूँ, ठीक ना। द टिश्यू ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट होमोजीनस, होमोजीनस, यहाँ पर होमोजीनस शब्द की बात आ रहा है, यानी ये जेनेटिक की बात कर रहा है, ठीक ना, होमोजीनस, बट देयर आर पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर, बट देयर आर पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक ना, डिफरेंट कलर। सुपारी वाला तो देख ही लिए थे, ठीक ना, इरेगुलर टेढ़ा मेढ़ा होता है। पेरिया स्वामी, भारत के ही एक साइंटिस्ट थे, पेरिया स्वामी, उन्होंने ही इसको खोजा था बेटा, ठीक ना। मोज़ेक वाले को ऑब्जर्व्ड बाई वीबर, ठीक ना, वीबर 1990, ठीक ना, 1990 में खोजा था बेटा। और ये किस में खोजा था, इन
मेज, ठीक ना, जी मेज। एक जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है जंपिंग जीन। आप कहोगे कहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो, बारबरा मैकलिंटॉक नाम की एक लेडी थी। अभी जेनेटिक्स वाला हिस्सा है, उसमें हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपको मोज़ेक एंडोस्पर्म समझ लेना होगा बेटा। देखो मक्का क्या होता है, जी मेज का मतलब मक्का ही होगा बेटा, ठीक ना। जी मेज मक्के की बात कर रहा है। मक्का क्या होता है, मक्के के भुट्टे को अगर आप कभी लेते हो ना, मक्का जो लेते हो ना, तो उसमें देखते हो कहीं पर कोई येलो कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई पिंक कलर का है, डिफरेंट कलर के वो दिखाई देते हैं। वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो मक्का होता है ना, मक्के का जो एंडोस्पर्म होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसके कलर चेंज होने की वजह से वो डिफरेंट दिखाई देने लगता है। तो उसका कलर इस वजह से चेंज होता है क्योंकि उसका एंडोस्पर्म जो होता है बेटा होमोजीनस नहीं होता है, ठीक ना, वो होमोजीनस नहीं होता है। इस वजह से उस मक्के का कलर डिफरेंट दिखाई देने लगता है। उसका कलर डिफरेंट एंडोस्पर्म की वजह से वो डिफरेंट दिखाई देने लगता है। उसमें कलर ढेर सारे कलर के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। इसको वीबर ने सबसे पहले देखा था मक्के में, और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है जिसको जंपिंग जीन कहते हैं। बारबरा मैकलिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था। आगे समझ लेंगे हम लोग जंपिंग जीन क्या चीज होता है, कौन सी बड़ी बात है ये, ठीक ना, जंपिंग जीन क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग जीनिया क्या चीज होता है, ये अगला जीनिया, ठीक। बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार, बोर ना होना यार, ठीक ना। जीनिया क्या चीज होता है, फिर आगे देखेंगे मेटाजीनिया, ठीक ना। जीनिया नोट कर लो बेटा। द इफेक्ट ऑफ, ठीक ना, द इफेक्ट ऑफ pollen on endosperm are called जीनिया। आप कहोगे एंडोस्पर्म का इफेक्ट पॉलन पर क्या, पॉलन का इफेक्ट एंडोस्पर्म पर क्या होगा। अरे यार जेनेटिक इफेक्ट तो डाल सकता है ना। सपोज करो आपका पोलर न्यूक्लियाई कैसा है, वो स्मॉल एक्स है, ठीक ना, स्मॉल एक्स है। और क्या होगा, आपका पॉलन जो है ये क्या है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक ना, पोलर न्यूक्लियाई है। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जेनेटिक्स वाला है, आप इसको याद रखोगे। जेनेटिक्स जब पढ़ोगे तो इसको जब दिमाग में लाओगे तो तुरंत याद आ जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई क्या है बेटा, वो डिप्लॉयड होता है, पता ही है, क्योंकि हैप्लॉयड आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और मान लेते हैं पॉलन क्या था, पॉलन वो था कैपिटल एक्स था। अब बताओ ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, इनका फ्यूजन हो जाएगा तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आपको देखने को मिला। तो यार ये वाला अपना लक्षण दिखाई देगा ना, इसके लक्षण को तो शो ही नहीं होने देगा, इसको कैरेक्टर को शो ही नहीं होने देगा। तो पॉलन की वजह से एंडोस्पर्म को प्रभावित कर देगा ना। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म अफेक्टेड हो जाता है। और अफेक्टेड होने की वजह से, अफेक्टेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा, ये जीन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक ना, पॉलन ग्रेन होता है। इसको इस टर्म को दिया, दिस टर्म जीनिया टर्म इज गिवन बाई, नोट नीचे लिख लीजिएगा बेटा, जीनिया टर्म इज गिवन बाई फोक, ठीक ना, फोक। इन्होंने दिया था इसको 1881 में। किस में देखा था बेटा, मेज में ही देखा था इसको भी, जी मेज, ठीक ना, मेज में भी इसको भी इन्होंने ही देखा था बेटा, ठीक ना। जल्दी नोट करो फटाफट, टाइम ना लगाओ, जल्दी। सब कुछ तेज चल रहे हो, मेरे से भी तेज, मैं मिटा नहीं पाया, आप लोग नोट कर लिए, पता चलता रहता है यहाँ से, ठीक ना। यार हार्ट से कनेक्टेड है हम आपसे, तो हमें तो पता चलेगा ही, ठीक। चलो बेटा अब आगे देखते हैं बेटा, ऑलरेडी 48 मिनट्स के आसपास हो गया बेटा, ठीक ना। लास्ट में आते हैं बेटा मेटाजीनिया क्या चीज़ है बेटा, इसको भी नोट कर लो बेटा। द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन सोमैटिक सेल्स of surrounding embryo sac that change the shape of किसका, फ्रूट, ठीक ना, फ्रूट के शेप को ही ये क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा, ठीक ना। एग्जाम्पल डेट पाम,
डेट पाम, टर्म गिवन बाई स्विंगल, ठीक ना, क्या नाम था इनका, स्विंगल, ठीक ना, स्विंगल 1800 कब दिए थे, 1928 में, 1928 में, ठीक ना। साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते रहिए जानकारी के लिए, थोड़ा सा ये हो गया। अब इसको, इस चीज़ को समझ लो बेटा, मेटाजीनिया को समझ लो। एक्चुअली मेटाजीनिया क्या चीज़ है, देखो बेटा आपको पता है, मैं हट जाता हूँ, आप नोट करते रहिए, ठीक ना। देखो इसमें होता क्या है कि अगर जो पॉलन ट्यूब जब एंट्री करता है एम्ब्रॉय सैक में, ठीक ना, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रॉय सैक में एंट्री करता है तो वो जब एंट्री कर रहा होता है तो किस साइड से एंट्री कर रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से कि मीजोगैमी से कि चलाजोगैमी से, किधर से वो एंट्री कर रहा होता है। तो उसके एंट्री करने के आधार पर जो पॉलन का शेप है, थोड़ा सा अगर तिरछा मिर्छा चला गया, टेढ़ा मेढ़ा चला गया, तो वो फल के जो इंटेगुमेंट होते हैं ना, इंटेगुमेंट के शेप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। और वही इंटेगुमेंट वाला हिस्सा तो आप लोग खाते हो फल के रूप में, तो इंटेगुमेंट के शेप को थोड़ा सा चेंज कर देता है। इस वजह से उसका इफेक्ट जो होता है एम्ब्रॉय सैक पर तो नहीं पड़ता है, एम्ब्रॉय सैक के जो बाहर वाली जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, या फिर सराउंडिंग टिश्यूज होती हैं, उनको ये प्रभावित कर देता है, ठीक ना, उनको ये प्रभावित कर देता है। इस वजह से जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म भी जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, वो भी प्रभावित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको मेटाजीनिया कहते हैं, ठीक ना, इसको मेटाजीनिया कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, ठीक ना। चलो ये चीज़ तो हो गया, समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे टाइप्स तो हमने पढ़ लिए एंडोस्पर्म के टाइप्स को। अब थोड़ी सी नारियल की कहानी यहाँ पर लिखी है यार, थोड़ा सा नारियल भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग फोड़ते भी हैं, ठीक ना, पटक के ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा नारियल के भी बारे में पढ़ लेते हैं, कोकोनट के बारे में। तो देखो बेटा, सिंपली आप लोग कच्चा नारियल भी देखे हो, पक्का नारियल भी देखे हो, ठीक। कच्चा नारियल के बाद से हम शुरुआत करते हैं बेटा। जो कच्चा नारियल होता है, ऐसे उसके ऊपर ग्रीन कलर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे कुछ दिखाई देगा बेटा, जो बेटा थोड़ा सा वो फाइब्रस चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसको हस्क कहते हैं। फिर उसके अंदर एक और टफ कवरिंग दिखाई देती है जिसको सेल कहते हैं। और सेल के अंदर क्या होगा बेटा, सेल के अंदर के पहले उसकी बाहर की कहानी से समझते हैं बेटा। बाहर वाला है बेटा, उसके बाहर की जो परत होती है, जो हरा वाला कच्चा नारियल जब आप देखेंगे तो उसके बाहर पे ग्रीन कलर का परत होता है, उसको हम एक्सोकार्प कहते हैं बेटा, ठीक ना, एक्सोकार्प कहते हैं। जो बाहर जो कच्चा नारियल होता है उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सोकार्प कह रहे हैं, ठीक। एक मिनट बेटा, ठीक, हाँ, एक्सोकार्प कहते हैं। ये एक्सोकार्प क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल स्किन होता है, और उसके अंदर जो फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर। बचपन में मुझे याद है कि चूल्हे पे खाना बनता था तो मम्मी इसी को बचा करके रख लेती थी, इसी से बर्तन रगड़ने का काम आता है। हो सकता है आप लोगों को भी याद हो बेटा, ठीक ना, बर्तन रगड़ने के काम में आता था ये। जब चूल्हे पे खाना बनता था तो बहुत ज़्यादा जल जाता था। तो ये क्या होता था बेटा, वो एक्चुअल में नारियल का मीजोकार्प होता था। इसको हम बेटा हस्क कहते हैं, ठीक ना, हस्क कहते हैं। जब नारियल को छीलने के लिए दे दिया जाता है तो उसी को हम लोग खींच के निकालते थे, वो टाइट की पकड़ा रहता है। उसके अंदर जिसको पटक करके फोड़ा जाता है, वो सॉलिड पार्ट जो होता है बेटा, जो सेल होता है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं, ठीक ना, एंडोकार्प कहते हैं। ये बेटा सेल होता है, ठीक ना, एक सेल होता है, एक टफ सेल होता है, ठीक, जो नारियल होता है। तो अब हम कच्चे नारियल से शुरुआत की यही है, तो कच्चे नारियल के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जब कच्चा नारियल होता है तो उस कच्चे नारियल में एक्चुअल में होता क्या है, उसका एंडोस्पर्म शुरुआत में फ्री न्यूक्लियर होगा। जब फ्री न्यूक्लियर होगा तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल वाटर के फॉर्म में होगा। आप उसको लेते हो पाइप लगाया ऐसे, ऊपर से जो नारियल बेचना हो तो ऊपर से ऐसे काट देता है, एक स्ट्रॉ लगा करके पूरा गटक जाते हो। और क्या पीते हो, वो एंडोस्पर्म ही पीते हो। और किस फॉर्म का एंडोस्पर्म पीते हो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पीते हो। कभी सोचा है इसके बारे में कि हम क्या पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। वो नारियल का पानी जो पीते हो ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पीते हो, ठीक। चलो ये तो हो गया आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अगर यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जब सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, तो आपको पता है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या करेगा, वो पहले पेरिफेरल जाएगा, ऐसे पेरिफेरल किनारे किनारे आएगा, वो किनारे किनारे ऐसे आ जाएगा, किनारे किनारे आ जाएगा। तो उस पर क्या होगा, उस पर ऐसे सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। ये सेल वॉल डेवलप हो रहा है, ठीक ना,
उस पर क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। तो सेल वॉल इतना कॉम्पैक्टली डेवलप होगा तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक सफ़ेद कलर का पूरा एक हिस्सा बना लेगा, ठीक ना। ये जो मैंने यहाँ पर रेड से बनाया है, ठीक ना, बोर्ड तो ऑलरेडी सफ़ेद ही है मेरा, ठीक ना। जो नारियल का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है जिसको कर्नेल कहते हैं, ठीक ना, ये यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में अब क्या बन गया, वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। क्यों? क्योंकि उस एंडोस्पर्म पे उस जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट हो गया, और जब सेल वॉल का डेवलपमेंट हो गया तो वो एक सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। अब इसी को आप क्या करते हो, फोड़ के उसको निकाल के अब उसको चबा चबा कर खाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार उस पर तो सेल वॉल डेवलप हो गया ना, और सेल वॉल को तो काट करके तो खाना ही पड़ेगा, ठीक। चलो, तो वो सेल वॉल हो गया आपका। तो ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कर्नेल कहते हैं बेटा, ठीक ना, कर्नेल कहते हैं। वही एनसीईआरटी यहाँ पर ये बताया है बेटा, ठीक ना। वही एनसीईआरटी यहाँ पर बताया है बेटा। बगल में बेटा थोड़ा सा गाना भी बज रहा है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक। चलिए, यह हो गया, ये आपको नारियल की कहानी तो यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है बेटा कि वो सेलुलराइजेशन होने से पहले वो क्या होता है बेटा, वो पहले वो किस फॉर्म में रहता है, पहले वो रहता है फ्री न्यूक्लियर के फॉर्म में, बाद में वो सेलुलर फॉर्म में जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो ये थोड़ा सा रह जाता है, ये जो थोड़ा सा न्यूक्लियस रह जाता है, ये आपका फ्री न्यूक्लियस होता है बेटा। इस वजह से ये बेटा एल्बुमिनस माना जाता है। एल्बुमिनस क्या है, नॉन एल्बुमिनस क्या है, वो बाद में समझेंगे। यहीं पर इसका कोने पर एम्ब्रॉय होता है। अगर वही नारियल कहीं ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो यहीं से उग करके एक नया नारियल यहीं से बन जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा नारियल का एक सीड है। चलो, ये तो हम समझ में आ गया हमें नारियल की कहानी बेटा, ठीक ना, नारियल की कहानी। आगे देखते हैं बेटा, ठीक ना, नारियल की कहानी। नोट कर लीजिएगा बेटा, नारियल के बारे में भी जो यहाँ पर बताया है एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें कितना लिखूंगा, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। मैं आपको जो फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल उसको लिखा नहीं मैंने, इस वजह से कि ये 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का टाइम लग जाता अगर मैं लिखने लगता तो इस वजह से आप लोगों को जो यहाँ से जुबान से जो निकल रहा है बेटा, वीडियो को रोक करके, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक ना, वीडियो को रोक करके उसको आप नोट भी करते जाया कीजिए। जो यहाँ से निकलता रहता है नोट करके, पॉइंट आउट करके जो नोट करके लिखते हो उसको लिखते जाया करो बेटा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा कुछ और बताया है बेटा। अगला जो पेज नंबर 35 पर ऊपर से सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे तो लिखा है एंडोस्पर्म मे बी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, जैसे कि पी ग्राउंडनट बीन्स में दिया है बेटा। एक काम करते हैं, इसको नोट करके लिखते हैं बेटा। चलो, नोट करके लिखते हैं। मैंने क्या कहा कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रॉय को पोषण प्रदान करना, डेवलपिंग एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो अब क्या होगा, एम्ब्रॉय जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म का खपत भी होता जाएगा। यदि एम्ब्रॉय डेवलप करते करते पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा गया, खत्म कर दिया, तो एंडोस्पर्म उसमें बचेगा ही नहीं। जब एंडोस्पर्म उसमें बचेगा ही नहीं तो वो जो पूरा का पूरा होगा वो नॉन एल्बुमिनस कहलाएगा, ठीक ना बेटा, नॉन एल्बुमिनस कहलाएगा, ठीक। और जो सीड है पूरा का पूरा जो सीड है वो नॉन एल्बुमिनस कहलाएगा। यदि उसमें पूरा का पूरा जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है वो पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम न कर पाए, उसमें थोड़ा बहुत मात्रा रह जाए, और जो थोड़ा बहुत मात्रा रह जाती है उसको हम एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। वो थोड़ा बहुत मात्रा इसलिए रह जाती है कि जब वो सीड जर्मिनेट करता है तो उस दौरान वो खपत हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, लिख लीजिए इसको नोट करके। एंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ठीक ना। एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा। ये कहते हैं इसको ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए बेटा, नॉन एल्बुमिनस। वो क्या ऐसा एम्ब्रॉय क्या कहलाता है बेटा, नॉन एल्बुमिनस कहलाता है। इसको जब सीड पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बार देख लेंगे बेटा। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, मटर में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक ना, ग्राउंड नट में ऐसा देखने को मिलता है, मूंगफली में ग्राउंड नट में देखने को मिलता है, और बेटा बीन्स में, ठीक ना, बीन्स में देखने को मिलता है, ठीक ना, बीन्स में देखने को मिलता है।
इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। और दूसरा एंडोस्पर्म में बी परसिस्ट, यानी बचा रह जाए, ठीक ना, मे बी परसिस्ट इन मैच्योर सीड। एम्ब्रॉय भी डेवलप हो गया है, एंडोस्पर्म बच गया है, ठीक ना, मैच्योर सीड, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा एक्स एल्बुमिनस, ठीक ना, एक्स एल्बुमिनस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, भूलने का नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्स एल्बुमिनस कहते हैं। किस में रह जाता है, नारियल का पानी, सीड में चोर भी हो गया है, फोड़ते हो तो उसमें नारियल का पानी जो निकलता है, चढ़ा देते हो, ठीक ना, जल ऐसे हिलाते हो तो जो देखने को मिलता है जो नारियल का पानी, तो वो नारियल का पानी क्या है बेटा, वो एक्चुअल में परसिस्टेड एंडोस्पर्म है, वो परसिस्टेड एंडोस्पर्म है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रॉय तो डेवलप हो गया, फिर भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह गया, उसको क्या कहेंगे, ऐसे पूरे के पूरे सीड को क्या कहेंगे, हम एक्स एल्बुमिनस कहेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल में सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा, कोकोनट का है एग्जाम्पल, कोकोनट का है, कैस्टोर का है, गेहूं चावल जितने भी होते हैं बेटा सारे के सारे सीरियल्स, ठीक ना, ठीक, व्हीट मेज बार्ली राइस, जो भी व्हीट मेज बार्ली राइस व्हीट, अरे यार गेहूं ऊपर सफेद अंदर का जो सफेद वाला हिस्सा जिसको आप लोग रोटी बना के खाते हो, क्या खाते हो आप, क्या क्या होता है वो, एंडोस्पर्म तो खाते हो, जो बचा रह गया है, उसका एम्ब्रॉय खर्च नहीं कर पाया पूरा, इस वजह से क्या करते हो आप, उसी को खा के रोटी बना के खा जाते हो। चावल क्या खाते हो, जौ, ये मैज मक्का जो अंदर खोलो उसका सफेद सफेद वाला हिस्सा दिखता है, मक्के का बीज लो एक, उसको खोल दो, ऐसे खोलने के बाद अंदर जो सफेद सफेद वाला हिस्सा दिखाई देगा वो एक्चुअल में क्या होता है, वो वही तो होता है एंडोस्पर्म, उसी को तो खा जाते हो आप लोग, रोटी बना के खा जाओ, भूंज करके खा जाओ, कुछ अच्छे ही खा जाओ, ठीक ना। क्यों खाते हो उसको, क्योंकि उसमें इस एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन बी होते हैं और मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक ना, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी इसमें होते हैं बेटा, ठीक ना, जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, फास्फोरस हुआ, ठीक ना। चलो ये सारी चीज़ें तो हमने अब देख लिया, ठीक। अब आगे बेटा पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रॉय, ठीक ना, एम्ब्रॉय, परेशान ना हो बस, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, सोच रहे करिए और कंटिन्यू चलोगे, ठीक ना, डोंट वरी। एम्ब्रॉय हमें पता है कि अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोर होने लगते हो, चिल मारो यार, पानी एक गिलास पास में रख के बैठो, लगाते रहो, ठंडा ठंडा पानी पीते रहो, पढ़ते रहो, ठीक ना। अब कल देखेंगे बेटा इसको एम्ब्रॉय, सारे के सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन में दूंगा बेटा, आपको इतना याद रखना, और एक भी क्वेश्चन में चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, यहाँ पर भी और बोर्ड के एग्जाम में भी एंड इवन मेडिकल के एग्जाम में भी। अरे फोड़ के आना यार, इतना तो मेहनत कर ही रहो ना, ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।